हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सहायक अध्यापक के लिए भाषा हिंदी का जो टॉपिक रहता है। तो उसमें जो आपके 10 जो नंबर हैं वो आपके हिंदी से आते हैं। इसी में हम आपको कराएंगे। इसमें आपका हमने 2018 और 19 का जो पेपर था, पेपर में जैसे कि क्वेश्चन आंसर आपके आए थे वो हमने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज, यानी कि अपने चैप्टर वाइज। तो आपका आज का जो पहला चैप्टर रहेगा वो है आपका वर्णमाला, यानी कि हिंदी की जो वर्णमाला है उससे संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका पूरा देख लेते हैं कि वर्णमाला कैसे क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो वर्ड है तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके थ्योरी में ही मिल जाएंगे। जैसे कि वर्ड उस ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि, जो मूल ध्वनि है, तो जो ध्वनि को क्या कहते हैं, यानी कि तो जो आपकी वर्ड है, वर्ड को ही आपकी मूल ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जो वर्ड है यानी कि हमारा कोई भी, हमारा मुंह है, हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो एक तरीके से एक वर्ड होता है। ठीक है, आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि आप बिना किसी वर्णमाला के या बिना किसी वर्ड के कोई भी शब्द बोल सकते हैं? नहीं। तो आपके मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है उसका मूल रूप क्या होता है? उसका मूल रूप आपका वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड क्या है? तो वर्ड का खंड नहीं हो सकता है। क्या? वर्ड का पार्ट नहीं हो सकता है। अगर पार्ट करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें शब्द दिया है पानी, पानी ले लो, जल ले लो। ठीक है, पानी या जल कुछ भी ले लेते हैं, अगर हम इन्हें अलग टुकड़ों में काटते हैं तो क्या जा का कोई अर्थ है? क्या ला का कोई अर्थ है? पा का कोई अलग सिग्नल कोई अर्थ है? ना नी का। जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तब एक ध्वनि ऐसी मिलती है जो हम उसे क्या कहेंगे? तब जो इनको मिक्स करने यानी कि इनको मिलाने से जो ध्वनि पैदा होती है उसको हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अगर इसकी नॉर्मली अगर डेफिनेशन देखी जाती है तो वह है कि वर्ड वह है छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। किसका विषय है? कान का विषय है, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ड हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ड क्या है? अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। ठीक है, वर्डों को ही, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है यानी कि वर्डों को ही मिला मिलाकर आपके शब्द समूह बनते हैं और उनसे वाक्यों की रचना होती है। ठीक है, ये तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, तो आपको बता दें कि हिंदी में 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। और वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है वो आपके क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और इसी वर्णमाला में जो आपके हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में स्वर आपके 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो आ ई उ री ए ओ औ। तो ये जो हैं आपके स्वर में आते हैं। और जो अंग, जो एंड के जो अंग और अंगहा होता है, ये आपके स्वर में नहीं आते हैं। ठीक है, ना ही ये व्यंजन में आते हैं, ना ही स्वर में आते हैं। हाँ, ये स्वर के बाद यूज हो सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो व्यंजन है, व्यंजन कितने होते हैं? तो आपके वर्णमाला में व्यंजन 33 है। ठीक है, जिसमें भी आपके 5 अलग होते हैं और 5 अलग में जो आपके जो व्यंजन है, व्यंजन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये होते हैं। तो उसी के अंतर जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें 5 वर्ग होते हैं। ये रहे आपके 5 वर्ग। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक, आगे नीचे रहता है आपका संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अब इन्हें याद कैसे करते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। अगर आपको याद करना हो तो जैसे कि का, चा, टा, ता, पा आप कर लो। ये का वर्ग में कितने आते हैं? तो 5 आते हैं। इन सभी में 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5 होते हैं इन सभी में आपके 5, इसमें 5 5 5 5 5, तो 25 होते हैं ये। ठीक है, फिर आपके 4 ये हो गए, तो इसी में 4 ऐड कर दो। उसमें भी 4 हो गए, इसमें ऐड कर दो। फिर इसके बाद ये आपके नीचे हैं संयुक्त व्यंजन 4, वो भी इसमें ऐड कर दो। द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये भी इसी में ऐड कर दो। और अनुस्वार और विसर्ग, तब ये सब टोटल मिला के आपके कितने हो जाते हैं वर्णमाला में? तो वर्ड तो
52 आपके वर्ड हो जाते हैं वर्णमाला में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे क्या पूछता है कि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, टा वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, या पा वर्ग में कौन कौन से वर्ड हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, टा में आता है ठा ठा डा डा ढा, और ये आपका पा वर्ग है उसमें आता है पा फा भा मा। ठीक है, अंतस्वर आपके यार अलावा हो जाते हैं। इन्हें आपके कहा एक तरीके से अर्धस्वर भी की भी संज्ञा दी गई है। और इसी में है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन इसकी भी डेफिनेशन होती है, तो इसे हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर भी बता दें कि जब हम इन स्पर्श व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जो वायु होती है वो हमारे मुँह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसीलिए इसका नाम आपका स्पर्श व्यंजन रखा है। जैसे का खा गा घा, तो ये हर चीज़ का अलग अलग है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ये बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं, इनमें कहीं भी कोई भी चीज़ की यूज नहीं होता है यार अलावा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, तो इसमें थोड़ी सी ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे हम बोलेंगे शा सा सा, तो जो ऊष्मा बाहर निकलती है इसलिए इसका नाम ऊष्मा व्यंजन है। ठीक है, आगे है संयुक्त व्यंजन, तो ये आपके दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे छा है तो ये आपका का और छा से मिलकर बनता है। ठीक है, त्रा है तो ये ता और रा से मिलके मिलता है। तो इस तरीके से ये द्विगण है और ये अनुस्वार है। ठीक, आगे हम चलेंगे तो हिंदी के वर्ड, यानी कि हिंदी के जो वर्ड हैं वो हमें दिखने हैं। तो हिंदी के जो वर्ड हैं तो वो उच्चारण के दो प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों के जो भेद हैं वो आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो स्वर और व्यंजन, ये भी आपको पता है। स्वर कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन आपके 33 होते हैं। कितने क्या होते हैं वो हमने ऊपर आपको बता ही दिया है, नीचे भी हम आपको पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं। तो हिंदी में जो आपके स्वर होते हैं, तो स्वर क्या होते हैं, स्वर वो होते हैं जिन्हें हमें बिना किसी सहायता के जो वर्ड बोले जाते हैं वो आपके स्वर होते हैं। ये नॉर्मली ऐसी डेफिनेशन है जो प्रत्येक बच्चे को पता है, क्योंकि ये 3rd क्लास से आपको डेफिनेशन आने लगती हैं। ठीक, अब इसमें भी दिया गया है कि उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, और स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपकी 11 है। ठीक है, और स्वरों के भी प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिसमें किसी भी मात्रा का यूज नहीं होता है, वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, जिसमें आपकी मात्राओं का यूज होता है, तो वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ में जब आ की मात्रा लगा देंगे तो बड़ा आ गई, छोटी ई में बड़ी जॉइंट, छोटी ओ छोटी दो हो गई तो बड़ी यू हो गई, ऊ और री हो गया। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या है, इसमें ये आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दो स्वरों की सहायता से बनाए जो जाते हैं वो आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं। व्यंजन आते हैं, तो व्यंजन क्या है कि व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर आप उसमें स्वर नहीं लगाते हो तो वो आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लोगे, अगर लिख भी दोगे तो वो आपका पूरा नहीं रहेगा। जब आप केवल बिना स्वर की सहायता के अगर लिखते हैं तो नीचे ये वाला चिन्ह लग जाएगा आपका, मात्रा, आधे की मात्रा, यानी कि ये आपका आधा का है। ठीक है, अब जब इसमें प्लस में आप आ लगा देते हो, एक सेकेंड, जैसे कि का है, ठीक है, अभी इसमें स्वर नहीं लगा है तो नीचे ये मात्रा हो जाती है आपकी, और इसी में प्लस आ लगा देंगे आप, तब आपका जाकर ये क्या बनता है, का बनता है, एकदम फ्रेश। ठीक है, तो सीधा है कि जो व्यंजन होते हैं उनमें आपका स्वर आना ही आना है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। व्यंजनों के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। टोटल व्यंजन कितने हैं, तो 33 हैं, हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन जैसे कि आपके मुंह के जो स्थान होते हैं आपके, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उसके उन्हें स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे कि जो का वर्ग है वो आपका कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग आपका तालु से, टा वर्ग आपका मूर्धा से, ता वर्ग आपका दंत से, पा वर्ग का ओठ से। अगर आपको ये याद भी नहीं होता है तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या बिल्कुल सिंपल सा है। अगर एग्जाम में आता है और आपको नहीं पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला गया है, तो आपको करना क्या है, आपको वो वर्ड खुद बोल के देखना है। क्या करना है, वो वर्ड आपको खुद बोल कर देखना है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि जो बा है आपका, ये बा, इसका जो आपका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर आपको नहीं पता है कि ये ओष्ठ से बोला जा रहा है कैसे, तो आप क्या करोगे, बा को उच्चारण करोगे, बा,
बा, यानी कि इसको बोलने के टाइम क्या हो रहा है, जो हमारे ओठ हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक है, अब वहीं आपसे पूछ ले कि जो ता है, ता वर्ड कैसा है, तो जब आप ता को बोलोगे तो जो हमारी जीभ है वो आपके दांत से टच कर रही है। ता ऊपर वाला, आप देखोगे जब ता बोल रहे हो तो आपके जो जीभ है वो ऊपर वाले दांतों को टच कर रही है कि नहीं, तो ये आपका दंत हो गया। अब वहीं आपका ठा है, क्या है, ठा। तब जब आप ठा वर्ड का उच्चारण करोगे तो क्या होगा, जो आपकी जीभ है वो तालु को करेगी, तालु के मध्य से ही आपका एक मूर्धा होता है, मूर्धा को टच करेगी तालु, तो आप जब जीभ को और ज़्यादा मोड़ोगे तो आपका तालु हो जाएगा। ठीक है, जैसे तरुआ, ये शुद्ध नॉर्मली भाषा में यूज होता है, तो वही तालु हो गया आपका। जब तालु से आप बोलते हो उससे पहले जो आपकी जीभ यानी कि दांत से हटके और तालु से पहले जब आपकी जीभ टच करती है तो वो क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। क्या, ठा 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 ठा। तो ये जीभ आपकी टच कर रही है ना, जहाँ हल्का सा गड्ढा सा आपको दिख रहा होगा, ठा, उसके पहले ही जो होती है तो वो आपका क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। चा वर्ग, चा वर्ग है आपका तालु से, जैसे कि चा, चा, चा बोलने के लिए आपकी जो जीभ है वो बहुत ज़्यादा मोड़ रही है, आपकी तालु को टच कर रही है, तो आपका क्या हो गया, चा वर्ग आपका तालु से हो गया। का वर्ग आपका कंठ से हो गया, का, खा, गा, घा। इसमें जीभ किसी भी अंग को टच नहीं कर रही, जो आपकी आवाज़ है वो कंठ से डायरेक्ट निकल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। फिर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 होते हैं, यारा, लावा। ठीक है, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। ठीक है, किंतु कभी भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। जैसे कि अब यार, या है, या, तो ये आपका टच तो कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से टच नहीं कर रहा है। रा, क्या, रा, तो ये हो गया आपका ला। ला कैसा आता है, तो ला आपका लुंठित वर्ड है। कैसा है, लुंठित। आप देखोगे जब आप ला का उच्चारण करोगे तो आपकी जो जीभ है वो पूरी तरीके से फोल्ड हो रही है और जो हवा है वो इधर से अगल बगल से निकल रही है, ला। ठीक है, आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, और इनका क्या होता क्या है, जब इनका हम उच्चारण करते हैं जो ऊष्मा जो होती है वो रगड़ खाकर निकलती है, जैसे शा, 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 हा। ठीक है, आगे है अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये भी बहुत सिंपल है, हम आपको बिल्कुल समझा देते हैं सरल भाषा में। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या है, जब हम कोई उच्चारण बोलते हैं और उसमें बहुत कम वायु प्रक्षेप होता है, यानी कि बहुत ही कम ध्वनि निकलती है, हाहाकार की अल्प मात्रा में निकले, वो आपका क्या हो जाता है, अल्प प्राण। महाप्राण यानी कि जब आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हो और उसमें आपको ताकत लगानी पड़े, थोड़ा ना ऊंचे स्वर से बोलना पड़े, तो वो क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। जैसे कि अल्प प्राण में आपके आते हैं का, ग, ड़, च, ज, ट, ड़, त, द, न, प। तो इनमें आप ना नॉर्मली बोल रहे हो, लेकिन महाप्राण में वहीं का की जगह आप खा बोलो, खा, का, खा। है अंतर, थोड़ा बहुत अंतर है ना, तो इसी अंतरों को ये आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, बस इससे ही आप समझ जाओगे। अब वैसे भी अगर इसके सूत्र होते हैं कि जो अल्प प्राण होते हैं उसमें 135, ठीक, क्या 135 होता है आपका अल्प प्राण का सूत्र है। वहीं अगर 135 हो गया, अब ऊपर ही हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पर 1, 3, 5 यानी कि पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। का, ग, ड़ा, इनमें नॉर्मल आप वॉल्यूम लग रही है। खा, घा, खा, घा, तो इनमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा उच्च में है। तो ये जो तो दूसरा और चौथा, कौन सा, दूसरा और चौथा यानी कि 24, तो ये आपके महाप्राण में आते हैं। तो आप बस सूत्र याद कर लो कि जो हमारा जो 5 वाला जो व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है, तो उसमें आपका जो पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ड है वो आपका अल्प प्राण है, दूसरा चौथा आपका महाप्राण है। ठीक है, आगे चलेंगे हम इसी में। घोष और अघोष, क्या, घोष और अघोष। ठीक है, ये भी है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों में उच्चारण में श्रुत अंतरियां झंकृत होती हैं वे घोष, या जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती वे अघोष होते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है। अब हम आपको बताएं घोष, नाद क्या है। नाद यानी कि वॉल्यूम, किसमें ज़्यादा मतलब झंझनाहट निकल रही है, किसमें ज़्यादा कंपन है, वो। अब जैसे कि का, खा, चा, छा, टा, ठा, तो इनमें क्या है, इसमें जो आपका जो घोष है, नाद है, वो आपकी झंकृत नहीं है। वहीं आपका जो बात आ जाए किस पर आ जाए, गा, गा, घा,
ये जो है ये आपके कैसे वर्ड है, इनमें झंकृत हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें आपका कंपन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो ये आपके कौन से हो जाते हैं, अघोष वर्ड हो जाते हैं। इसका भी सूत्र है, अगर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यानी कि शुरू के अगर 2 हैं तो वो आपके अघोष में आएंगे, और वहीं जो वर्ग है आपके 5 वर्ग हैं उनका जो आपका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड आ रहे हैं वो सारे आपके घोष वर्ड होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम, इनसे भी क्वेश्चन पूछता रहता है आपका एग्जामिनर। अब इससे संबंधित जो हमने आपको पूरा कंप्लीट कराया है वर्णमाला, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो टा वर्ग में कैसे व्यंजन है, टा ठा डा ढा डा। तो अभी हमने आपको बताया था टा जब हम बोलते हैं तो आपको जो जीभ है वो कहाँ जा रही है, आपको मूर्धा को टच कर रही है, दांत से भीतर और तालू से पहले, तो वो क्या है आपका मूर्धा, तो वहीं टच कर रही है ना मूर्धा, टा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धन। ठीक है, अर्धस्वर, तो अर्धस्वर हमने आपको बताया था जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके अर्धस्वर में भी आते हैं, तो उसमें कौन कौन से, या वा, कौन सा है, या वा। ठीक है, आगे है आपका अयोग वाहक कहाँ जाता है, अयोग वाहक किसे कहते हैं, तो जो आपके विसर्ग होते हैं, हमने आपको बताया था अंग, हाँ, ये जो हैं ये आपके अयोगवाह में आते हैं, कैसे कौन से आते हैं, जो विसर्ग होते हैं वो। ठीक है, फिर है कि अयोगवाह कहा जाता है किसको, तो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया ना अभी, अनुस्वार और विसर्ग, इनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे कि वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, वर्णों का वो समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले, यानी कि जैसे कि अगर जा खाली लिखा है तो इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन इसी के साथ अगर हम लास्ट ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका एक शब्द बन जाता है जल, जल मीन्स पानी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, अमात्रिक जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो कलरव, तो जो कलरव है इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, आगे है आपका ना, तो ये ना है ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप इसको जब बोलेंगे तो आपकी जो आप नोटिस करेंगे जो आपकी ध्वनि जो है वो नाक से निकल रही है। एक चीज़ तो हम आपको बताना भूल ही गए, चलिए कोई नहीं, अभी बता देते हैं कि जो नासिक वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, नासिक। ठीक है, अब चलिए तो हम ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो जो हमारे वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, कौन सा, वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है ये नासिक वर्ड होते हैं। नासिक वर्ड कैसे, जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपकी जो ध्वनि है वो नाक से आएगी, आप करके देखिए, णा, ज्या, ना, न, मा, तो इनकी जो ध्वनि है कि कहाँ से आती है, नाक से आती है, इसमें नाक का स्वर रहता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा, इसी से ही संबंधित पूछा था ना 7वां क्वेश्चन आपका, कि जो ये शब्द है ये कहाँ से निकलता है, तो नासिक के। ठीक है, फिर है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा, आपको ध्यान होगा जो आपका पहला था का खा गा घा, घा का कहाँ से, आप इसे जब बोल भी रहे हो तो आप देखोगे कि जीभ का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, घा, जीभ आपकी तो नीचे की नीचे ही है जीभ, और जो आपका स्वर है वो आपका कंठ से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कंठ हो गया। ठीक है, छा है कि छा वर्ड किसी योग से बना है, तो वो आपका का और सा के वो योग से बना है। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर, संकर शब्द कैसे होते हैं, तो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो आपके संकर शब्द कहलाते हैं। निम्न में से दंतव्य, तो दांत से, तो आपका आ जाएगा ता, क्या आएगा, ता था दा धा जो होते हैं ये आपके दंतव्य। फिर है कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, हिंदी शब्दकोश में पहला आने वाला शब्द क्या है, तो वक्त, क्या है, वक्त। ठीक है, वरक, वक्र, अगर आप पहचान पाओ तो आप इसे पूरी वर्णमाला लिखोगे तब भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, वक्त, वक्त। ठीक है, तो इसमें सबसे पा के बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है, व, धन का, धनता। ठीक है, ये है आपका। आगे है आपका कि ता वर्ग का नहीं है, तो इनमें से वह कौन सा वर्ड है जो आपका ता वर्ग का नहीं है, इस एक सेकेंड, हाँ, ये वक्त आपका जो हम आपको बता रहे थे कि ये कैसे, तो वा, धन का, धनता। ठीक है, तो वा के बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है, वाक्यों के शब्द में देखो आप, वरक, तो का के बाद रा आ रहा है, वा के बाद क्या आ रहा है, रा, और रा आपके वर्ग में कहाँ है, बहुत एंड में है, और ये है आपका वक्र, वक्र, क्या है, क्र, तो रा जो इसमें भी आपका जो रा है वो किस में आता है, रा आपके अंतस्थ में है, तो ये भी आपका दूर हो गया।
वही है वर्ग, तो इसमें भी आपका रा आ रहा है और रा आपका बहुत नीचे, तो इसी हिसाब से आपका जो ये वक्त है यही आपका पहले है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है। ये किस वर्ड से, तो आप जब वर्णमाला को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो अंग की ये क्या है, पहले आ है, आ के बाद आपकी ये जो मात्रा लगी है क्या, अंग, तो पहले क्या आया है, आ आया है आपका। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट है कि कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है, तो ता था दा धा ना, तो जो माँ है आपका ये आपके ता वर्ग का नहीं है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या, संयुक्त स्वर। हमने आपको बताया था कि जो आपका ये ए है, ए है, ओ है और ओ है, ये क्या है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपका नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ड घोष नहीं है, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपका घोष नहीं है, तो जो आ छा, क्या छा, छा वर्ड जो है वो आपका घोष नहीं है, ये अघोष है। ठीक है, किस शब्द में रि स्वर की दृष्टि नहीं है, रि स्वर जो है वो नहीं है, तो कृपा, कृष्ण, दृष्टि, ये जो नीचे जो ये मात्रा लगी है ना, ये आपकी री की मात्रा है, लेकिन रिवाज में ऐसी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, आगे है कि किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है, तो इनमें से कौन सी ध्वनियां हैं जिनको अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनि होती है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है, जैसे कि अंग और अंघा। ठीक है, आगे है कि था किस वर्ग का व्यंजन है, तो जो था है आपका वो दंत में है, ता था दा धा। फिर है 20 क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, तो वो स्वर होती हैं आपके। ठीक है, तरह की ध्वनियाँ हैं ता और री, यानी कि ये हो गया आपका ए। निम्न में से सघोष वर्ड, तो वो आपका आ हो जाएगा जो स्वघोष वर्ड है। इसके बाद है कि शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है, तो इसको भी जब आप देखोगे, हमने पिछले वर्ड में जैसे बताया था, तब वो आपका आंसर ऑप्शन ए ही निकलेगा। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, तो ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आगे है आपका कि निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है, तो स्पर्श संघर्षी आपका झा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ड है, तो रा आपका प्रकंपित वर्ड है, रा। ठीक है, क्या है, प्रकंपित। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ऊष्म ध्वनि कहते हैं, ऊष्मा। खा कैसा वर्ड है, तो आपका अघोष व्यंजन है। ठीक है, फिर है आपका कि ऊष्म महाप्राण वर्ड है, तो ऊष्म महाप्राण कौन सा वर्ड है, तो आपका सा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो एक सीधा सा ये है कि ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते ही नहीं है। जब ये आते ही नहीं है तो महाप्राण कहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। प्रत्यय का शुद्ध विकल्प क्या है, तो इसमें एक तरीके से प्रत्यय है पूछ लिया है, अंत और विदेश, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका आंसर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, आगे है निम्न में से महाप्राण वर्ड है, तो इसमें से आपका था महाप्राण वर्ड है। तो वर्णमाला से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको विद डिटेल पूरा चैप्टर वाइज आपको समझा के, और इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जामिनर किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी और जो हमने समझाया है वो भी आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें राय भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो कल आपकी नेक्स्ट वीडियो का जो चैप्टर रहेगा वो आपका विराम चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा, विराम चिन्ह। साथ ही हम आपको बता दें कि अभी हम आपके जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जो भी सुपर टेट का सिलेबस है, हिंदी का, संस्कृत का, सभी का, फिर हम आपके कराएंगे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। फिर सिर्फ और सिर्फ आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको लगातार मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे। हम मिनिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस करा देंगे। जैसे कि सरकार जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने 3 महीने का दिया था ना, कि 3 महीने के अंदर वैकेंसी करानी है, तो हम आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपका फुल सिलेबस करा देंगे आपको विद डिटेल। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारे 2 महीने बचेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 काम करेंगे, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। ठीक है,
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।